My English book, Standard 7, Maharashtra State Board. Unit 2, Chapter 2.6, Great Scientists Have a Questioning Mind, जो पेज नंबर 55 पे दिया गया है. Great Scientists Have a Questioning Mind. जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं उनका माइंड हमेशा चौकस रहता है, मतलब सतर्क रहता है, हमेशा निरंतर काम करते रहते हैं उनका माइंड. डॉक्टर APJ Abdul Kalam was the president of India from 2002 to 2007. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक. He was awarded Bharat Ratna for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था उनके इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ उनकी साइंटिफिक रिसर्च और जो उनकी टेक्नोलॉजीज थी, तो उसके लिए उसे भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था. He loved children. His books and ideas have inspired many young Indians. वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे. उनका जो बुक्स है और उनकी जो आइडिया है वो लोगों को, यंग जनरेशन को इंस्पायर करती है. In this passage, he talks about another great Indian scientist C.V. Raman. तो इस बुक के पैसेज में वो एक और साइंटिस्ट C.V. रमन के बारे में बता रहे हैं. तो आइए देखते हैं. Great scientist minds are restless with questions. जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं उनका जो माइंड होता है, मन में हमेशा माइंड रेस्टलेस होता है, मतलब रेस्ट नहीं उनको मिलता, क्योंकि हमेशा उनके मन में क्वेश्चंस, सवाल ही सवाल होते हैं. दे कीप आस्किंग व्हाई डज दिस हैपन, कैन आई मेक इट बेटर और व्हाट मोर कैन दिस डू. वो हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या ये ठीक हो सकेगा, अच्छा हो सकेगा, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, ऐसा सोचते ही रहते हैं. Let us study the life of a great scientist who lived in the same era as Einstein, but about 5,000 kilometers east of Germany in India. तो आइए ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं जो आइंस्टाइंस के ज़माने के थे, बट वो 5,000 किलोमीटर्स ईस्ट, जर्मनी के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ जर्मनी इन इंडिया, वहाँ रहते थे. बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन साउदर्न इंडिया इन द ईयर 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. तिरुचिरापल्ली एक प्लेस है साउदर्न इंडिया में. तो वहाँ 1888 में रमन, C.V. रमन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उनका जन्म हुआ था. वहाँ बड़े हुए थे वो, फिर वो एक ग्रेट साइंटिस्ट इंडिया के बने. ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट. He was bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustics. वो बचपन से ही बहुत होशियार, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और उनका डीप इंटरेस्ट किस में था, ऑप्टिकल साइंस और अकॉस्टिक्स. मतलब ऑप्टिकल मीन्स ऐसे वस्तु जिसका खुद का क्या ये होता है, वो अपने आकार उसका कैसा होता है. तो उनको इंटरेस्ट था ऑप्टिकल साइंस और अकॉस्टिक साइंस में. मतलब ऑप्टिकल मतलब देखना कि कोई भी वस्तु कैसे दिखती है, और अकॉस्टिक में सुनना, ध्वनि शास्त्र, जिससे कोई भी वस्तु से कोई आवाज़ निकलती तो उसको सुनना, वो उसे ध्वनि शास्त्र कहते हैं. This is what perhaps led him to discover that the mridangam and the tabla produce more melodious sounds than any other percussion instrument. तो यही उन्होंने ये कवर किया कि जो मृदंगम में से एक बजाने वाला तबला टाइप होता है, ढोलक, और तबला, आपको तो देखा होगा ना कहीं आपने तबला,
एक छोटा एक बड़ा ऐसे दोनों हाथ से बजाते हैं सामने रख के, तो ये बहुत ही मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों चीज़ें। अदर देन किससे, परकशंस इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो पकड़ के हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनसे। तो ये जो मृदंगम एक ढोलक और तबला से वो बेटर साउंड्स आते हैं, बहुत सुरीले साउंड्स आते हैं। तो उनका ये डिस्कवर जो था, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने शोध लगाई थी। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स, बी इट अ फ्लावर, बटरफ्लाई और जेम। तो वो बहुत फैसिनेट थे बाय कलरफुल थिंग्स के, बहुत ही उनको आकर्षण था कलरफुल थिंग्स की तरफ, चाहे वो फ्लावर हो, बटरफ्लाई हो या जेम हो। ही केप्ट सीकिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम। तो वो हमेशा नॉलेज लेते रहते थे, उनकी जो आसपास चीज़ें होती रहती थी उससे नॉलेज लेते थे। ही बिकेम अ स्कॉलर इन साउंड एंड साउंड रिलेटेड फिजिक्स। तो वो स्कॉलर बन गए साउंड या साउंड रिलेटेड फिजिक्स में। तो उनको इसमें स्कॉलरशिप मिली। वन डे अ शिप सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लंदन टुवर्ड्स कलकत्ता। एक दिन क्या हो रहा था, लंदन से कोलकाता एक शिप जा रहा था। ऑन बोर्ड वॉज young C.V. Raman, who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London. तो उस पे C.V. रमन थे जिन्होंने लेक्चर दिया था लंदन में। किस टॉपिक पे, अकॉस्टिक्स ऑफ द वायलिन, मतलब वायलिन से जो ध्वनि निकलती है। वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे ध्वनि निकलती है, उसके ऊपर उन्होंने एक लेक्चर दिया था लंदन में। He was now on the ship's deck gazing at the blue waters of the ocean. तो वो अब शिप के डेक पे थे, मतलब एक कॉर्नर रहता है, शिप का एक छोर रहता है, वहां पर थे और वो ब्लू वाटर की तरफ, ओशन की ब्लू वाटर की तरफ देख रहे थे। As he glanced up at the sky, which was the same shade as the ocean, a series of questions formed up in his head. उन्होंने देखा कि स्काई और ओशन की तरफ, तो उन्होंने सोचा कि ये तो दोनों के कलर तो सेम है। तो उनके माइंड में क्वेश्चंस आने लगे। Why are both the sea and the sky blue in color? दोनों के कलर जो है सी और स्काई के सेम क्यों है, ब्लू क्यों है? What is the science behind this occurrence? इसके पीछे क्या साइंस है, इस राज के पीछे क्या साइंस है? His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. तो उनके माइंड में उन्होंने क्या देखा कि क्या रीजन हो सकता है, जो लाइट वाटर मॉलिक्यूल से पास हो रही है। स्कैटरिंग मीन्स पास होना, लाइट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे पास होती है। तो ये एक सजेशन था उनके माइंड में, सजेस्ट कर रहे थे वो, ये रीजन हो सकता है। पर अभी तक ये थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है। When the ship anchored at Calcutta, the young man immediately went on to conduct experiments to prove his theory. तो जैसे ही कलकत्ता में शिप रुका, तो वो जो उन्होंने थ्योरी है, उनकी जो माइंड में थ्योरी चल रही थी, उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए इमीडिएटली। हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स द साइंस ऑफ लाइट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। तो उनके जो रिसर्च थे ऑप्टिक्स के ऊपर, द साइंस ऑफ लाइट, लाइट का शास्त्र, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट, तो वो किस नाम से जाना जाता है? रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ही अनाउंस्ड इट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड इन मार्च 1928। जो उन्होंने रिसर्च किया था ऑप्टिक्स के ऊपर, लाइट मतलब रोशनी है ना, उसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया था, तो उसको उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था नाम,
और उन्हें 1928 में मार्च में वर्ल्ड में इसको एक साइंटिफिक अनाउंसमेंट दे दी थी कि ये इस नाम से जाना जाएगा। द डिस्कवरी वॉन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। तो उनकी जो डिस्कवरी थी, जिन्होंने शोध किया था, उसको नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स 1930 में। It was the first time this prize was awarded to an Asian. The day he discovered the Raman effect, 28 February, was later declared as National Science Day. तो ये एक फर्स्ट टाइम था कि जो प्राइज एक एशियन को ये प्राइज मिला था। हाँ, फर्स्ट टाइम था कि ये जो नोबेल प्राइज है एक एशियन को मिला था। तो वो दिन रमन इफेक्ट जो है उसको 28 फरवरी को उन्होंने डिस्कवर किया था। तो वो दिन नेशनल साइंस डे के नाम से जाना जाता है अभी। Even before this contribution to the science of optic had been acknowledged. इसके acknowledged and he was elected fellow of the Royal Society in 1924. इसके पहले के भी जो उनके ये कॉन्ट्रीब्यूशंस था साइंस का, साइंस ऑफ ऑप्टिक्स के ऊपर जो भी उनका डिस्कवरीज थी उसको भी मान्यता मिली थी, एक्नॉलेज किया था। ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन 1924। तो वो रॉयल सोसाइटी के लिए ये चुने गए थे फेलो, एक मेंबर, इन 1924 में। यू वुड हैव लर्न अबाउट द रमन इफेक्ट इन डिटेल एट स्कूल। आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट के बारे में स्कूल्स में। बट डू यू नो द discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds। पर ये जो डिस्कवरी है, आपको क्या पता है, ये जो डिस्कवरी थी तो वो सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। जो केमिकल कंपाउंड्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे उसको, क्या आपको पता है कि उनकी जो डिस्कवरी थी उसने हेल्प किया कि इन 2000 केमिकल कंपाउंड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को निश्चित करने के लिए उनका जो डिस्कवरी थी, शोध था, वो उसने हेल्प किया जानने के लिए। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वाज मेजरली 2200 रुपीज़। और क्या आप जानते हैं कि उनके जो इक्विपमेंट थे यहाँ, उसका क्या कॉस्ट था जो अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था? सिर्फ 200 रुपये। रमन स्ट्रांगली फेल्ट दैट scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problems। रमन का एक मानना था कि साइंटिस्ट जो है उनको सिर्फ लेबोरेटरीज से ही बंधे नहीं रहना चाहिए, उनके साइंटिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने चाहिए। They should search around themselves and find those answers in accordance with nature। उनको जो उनके आसपास हो रहा है उस चीज़ के सर्च करनी चाहिए, शोध करना चाहिए और फाउंड दोज आंसर्स, उनके आंसर्स ढूंढने चाहिए जो नेचर में हो रहा है। ठीक है। फॉर द एसेंस ऑफ साइंस लाइज इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क एंड नॉट इन इक्विपमेंट। जो साइंस की एसेंस मतलब एक खुशबू है ना, फ्रेग्रेंस जिसे बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसमें जो थिंकिंग है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और हार्ड वर्क भी होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। सिर्फ इक्विपमेंट, नॉट इन एन इक्विपमेंट, सिर्फ इक्विपमेंट तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। हाउ ट्रू दो द ओशंस एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन color, it needed a questioning mind with a scientific outlook to find the reason behind it। हाँ, कितना सच बात है कि जो ओशन और जो स्काई है उनका कलर हमेशा हैव बीन ब्लू इन कलर, वो ब्लू इन कलर ही है, लेकिन उसके पीछे भी एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए कि ये क्यों है। जिस तरह सीवी रमन ने अपने माइंड में वो चीज़ें सवाल लाए कि क्यों है, कि दोनों ब्लू क्यों है,
ठीक है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चनिंग माइंड रहना चाहिए एक साइंटिफिक आउटलुक के लिए। तो उस टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड, उसके पीछे का रीज़न जानने के लिए एक आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए अगर आप एक साइंटिस्ट है तो। ठीक है, ये तो बच्चों ये था चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। इसी के साथ ये चैप्टर यही फिनिश होता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।